नमस्कार साथियों, दृष्टि के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं सौरभ चतुर्वेदी पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। कल के सत्र में हमने उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा चिंताओं पर प्रारंभ में हमने ये देखा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों का परिदृश्य किस प्रकार का है। फिर हमने आपको ये बताया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन से सामान्य संकट दिखाई देते हैं, जो हमने भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामरिक अनेक संदर्भों में देखे थे। और उसके बाद मैंने कहा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों को यदि समझना है तो हमें उनके केस स्टडी को देखना पड़ेगा, हर राज्य विशेष की परिस्थितियों को अलग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्य कहने को एक साथ हों, सेवन सिस्टर्स, लेकिन इन सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत भी उतने ही आंतरिक विरोधाभास दिखते हैं जैसे एक परिवार के बच्चों में दिखते हैं। तो हर किसी की सामान्य समस्याएं एक जैसी हों, लेकिन विशिष्ट समस्याएं अलग हैं, जो केस स्टडी के माध्यम से समझी जा सकती है। असम और नागालैंड की केस स्टडी कल के सत्र में हमने की थी। इसके बाद जो बाकी बचे 5 राज्य हैं, जिसमें मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों की केस स्टडी हम आज के सत्र में करेंगे। और उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उत्तर पूर्व के विकास के लिए जो तीव्र गति से कार्य किए गए हैं, उनको किस ढंग से देखा जा सकता है, वो हम आज के सत्र में बताएंगे। इसके साथ साथ इस सत्र के दौरान मैं कुछ कंटेम्पररी मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा। जैसे मिजोरम की चर्चा के दौरान हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मिजोरम में भ्रू प्रत्यार्पण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। तो और भ्रू प्रत्यार्पण के संदर्भ में 2018 फिर 2019 में नए समझौते भी किए गए हैं, तो भ्रू प्रत्यार्पण के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मणिपुर के संदर्भ में इनर लाइन परमिट 2018 में मणिपुर चौथा राज्य बना है जिसे इनर लाइन परमिट से जोड़ा गया है, तो हम इनर लाइन परमिट की बात करेंगे। इसके अलावा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से अभी आफ्सपा हटाया गया, अरुणाचल के अधिकांश हिस्सों से और मेघालय से, तो आफ्सपा क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो भ्रू प्रत्यार्पण, इनर लाइन परमिट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और इसके अलावा 371 के अंतर्गत उत्तर पूर्व के राज्यों को कुछ विशेष रियायतें मिली हैं, उसको हम इसके अंतर्गत ही चर्चा में शामिल करेंगे। और इस प्रकार से ये जो सत्र रहेगा आपका 5 राज्यों की केस स्टडी, सुधार की रणनीति और कुछ समसामयिक मुद्दों से जुड़ेगा। तो आफ्टर असम एंड नागालैंड द थर्ड स्टेट जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं इंसर्जेंसी के संदर्भ में, वो है मिजोरम। मिजोरम के बारे में ये भी जानिएगा कि ये एकमात्र वो स्टेट है जिसने उग्रवाद से शांति और फिर शांति से असुरक्षा तक की यात्रा तय की है। यानी मिजोरम हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कैसे पीस अकॉर्ड को आगे ले जा सकते हैं या कैसे पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और मिजोरम इस बात का भी उदाहरण है कि यदि संपन्नता आ जाए तो फिर कैसे लोग गलत काम करने लगते हैं या विद्रोह आने लगता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि मिजो रियासत या मिजो क्षेत्र को भारत में मिलाने और फिर भारत के बाद असम का हिस्सा बनाने का मिजो लोगों ने विरोध किया था। और इस विरोध में सबसे ज्यादा मुखर थे मिजो के मिशनरी, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए नागालैंड के बाद सबसे ज्यादा या नागालैंड के साथ सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जहां पर अपनाई गई है, तो मिजोरम में क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है, 60% प्लस पॉपुलेशन जो रहती है वो इन्हीं की है। तो मिशनरीज ने यहां पर विरोध किया था, अंग्रेज अधिकारियों ने साथ दिया था और उन्होंने भारत में विलय को गलत बनाया था, बताया था। वो ये चाहते थे कि यहां पर एक देश होना चाहिए जहां से हम क्रिश्चियनिटी मिशनरी एक्टिविटीज को स्प्रेड कर सकें, और इसलिए वो भारत से अलग देश के रूप में रहना चाहते थे। बहरहाल भारत की परिस्थितियों को देखते हुए मिजोरम भारत का हिस्सा बना, और भारत का हिस्सा बनने के साथ वो असम राज्य के अंतर्गत आया। और असम से सबसे दूरस्थ राज्य था, भारत का सबसे रिमोट स्टेट माना जाता है मिजोरम। यदि आप देखते हैं तो हमारे नक्शे में सबसे नीचे तक जो स्टेट जाता है वो मिजोरम का स्टेट है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे दूरस्थ राज्य के तौर पर देखा जाता है, और इसकी सीमाएं यहां बर्मा से मिलती हैं, ठीक। यहां बांग्लादेश और इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, तो यहां पर ये देखना पड़ेगा ये मिजोरम। तो मिजोरम को जब असम के साथ जोड़ा गया तो मिजोरम में एक टर्म आती है 1960s में जिसका नाम है मौतम। हम मातम बोलते हैं, MAUTOM, मौतम। मौतम वो स्थिति मानी जाती है जब मिजोरम में अकाल पड़ता है, और इसका संबंध वो बैम्बू प्रोडक्शन से जोड़ते हैं। उनका ये कहना है कि जब बांस की जो उपज है या बांस का उत्पादन जो है वो घटता है, उस दौर में उनका अंधविश्वास है कि मिजोरम में जो अकाल की स्थितियां बनती हैं। तो 1960s का शुरुआती दौर मिजोरम में मौतम का दौर था, और जब यहां मौतम से मौतें हो रही थी उस दौरान असम की सरकार नीरो की तरह सो रही थी। तो इससे मिजोरम जो पहले से ही भारत या असम का हिस्सा बनने से नाराज था,
उसकी नाराजगी कई गुना बढ़ जाती है और फिर मिजो जनजातियों की नाराजगी को आगे बढ़ाता है असमिया को राजभाषा का दर्जा देना, जो 60-62 में दिया गया था। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए मिजोरम में एक विद्रोही गुट का निर्माण होता है जिसका नाम है MNF। तो पहला गुट जो मिजोरम में बनेगा उसका नाम है MNF, मिजो नेशनल फ्रंट, और उसके नेता बनेंगे लालडेंगा। ये पहला गुट है। इसको मिशनरियों का, पादरियों का सपोर्ट हासिल है, जनजातियों का, स्थानीय जनता का सपोर्ट हासिल है। और MNF जो रहेगा, या वो 1966 में लालडेंगा या MNF अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। वो ये कहेगा कि हम भारत से अलग एक क्या है, देश। और इस घोषणा के करते ही भारत सरकार आक्रामक हो जाएगी और यहां 3-4 दिन बाद तो खबर मिलती है कि मिजोरम निपट गया। उस समय भारत में भी अस्थिरता का दौर है, 66-67 कांग्रेस के विभाजन की स्थितियां हैं। और इस दौर में यहां पर एयर स्ट्राइक करवाई जाएगी। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, भारत के इतिहास में पहला राज्य जिस पर हमारी ही सेना ने बम बरसाए थे, और शायद एकमात्र राज्य भी होगा, उसका नाम क्या है, मिजोरम। और इस पीड़ा को मिजोरम और उसकी जनता कभी नहीं भूलेगी। और अगले 20 सालों तक मिजोरम की धरती पर जो पैदा होंगे वो होंगे अलगाववादी, नक्सल, आतंकवादी, क्योंकि उनको वो कहानी याद दिलाई जाएगी कि कैसे भारत की सेना ने हमारे घरों पर बम बरसाए थे। तो हर घर से आतंकी निकलेगा। इन परिस्थितियों में 20 साल तक मिजोरम धीरे धीरे दिखाई देगा। ठीक है, 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन कर दिया जाएगा मिजो नेशनल फ्रंट को। लेकिन 70 के दशक में फिर परिस्थितियां बदलेंगी, और इस बार परिस्थितियों को बदलने में जो जिम्मेदार रहेंगे वो पहला तो बांग्लादेश एंगल है कि भाई अब बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल चुका है, इसलिए बांग्लादेश से सपोर्ट मिलना कहीं ना कहीं बंद हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेश से सपोर्ट कम हो गया है। इंदिरा गांधी द्वारा बातचीत का प्रयास किया गया है और बातचीत के तहत 1972 में इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन इससे अलगाववादी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो पीड़ा है बम खाने की, वो तो खत्म नहीं हुई। इस दौर में वहां एक नेता, पादरी थे, क्रिश्चियन नेता थे कांग्रेस के, वो उभरेंगे जिनका नाम था टी साइलो। और टी साइलो वहां के युवाओं को, वहां की मिशनरी को, वहां की महिलाओं को हथियार डालने के लिए प्रेरित करेंगे और ये कहेंगे कि कब तक हम, भारत से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, भारत बड़ा देश है, हमें कभी आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन कब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां ठीक हथियार उठाकर जिएंगी, कब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके से अलगाववादी बनकर जिएंगी। तो वो कहीं ना कहीं MNF के नेताओं को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो सरेंडर कर दें या वो बातचीत के टेबल पर आए। और टी साइलो के प्रयासों को ही आगे चलकर राजीव गांधी का साथ मिलता है और मिजो अकॉर्ड साइन होता है। और इस अकॉर्ड के तहत मिजो नेशनल फ्रंट अब टेररिस्ट आउटफिट से पॉलिटिकल बॉडी बन जाता है। नाम वही रहता है, नाम नहीं बदलता। अब मिजो नेशनल फ्रंट, अभी भी मिजो नेशनल फ्रंट वहां पर एक राजनीतिक दल के रूप में है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी बन जाता है और पॉलिटिकल बॉडी बनकर मिजो नेशनल फ्रंट चुनावों को लड़ता है। अब बहुत मजेदार कहानी देखिएगा। 1986 मिजो अकॉर्ड साइन होगा जिसमें साइलो, राजीव गांधी, तो ये ट्रायलेटरल एग्रीमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक, जहां यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और मिजो नेशनल फ्रंट है। जो चुनाव होंगे उन चुनावों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चुनाव होंगे उन चुनावों में जो जीतेगा, तो मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रही है, उस जीतने वाले नेता का नाम था ललथनवाला। लेकिन ललथनवाला पॉलिटिकल त्याग की मिसाल देते हुए गद्दी लालडेंगा को दे देंगे, बोलेंगे कि चलो यहां सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, मिलकर मिजोरम को आगे बढ़ाते हैं। यह है पॉलिटिकल सेक्रीफाइस। इस त्याग की उम्मीद आप किससे कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग एक दूसरे का गला काटने तैयार हैं, कोई व्यक्ति हाथ में आई हुई सत्ता किसी को दे देगा। अब लालडेंगा जो आतंकवादी है 20 साल से मिजो नेशनल फ्रंट के माध्यम से, वो अब मिजोरम का मुख्यमंत्री हो गया है। ये इसलिए कहा जाता है मिजो पीस मॉडल इज एन आइडियल मॉडल टू कंट्रोल इंसर्जेंसी इन एनीवेयर इन इंडिया। हमको इस मॉडल को यूज करना चाहिए। और इस मॉडल के बाद लालडेंगा के नेतृत्व में मिजोरम आगे बढ़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मिजोरम पर कैपिटा इनकम में, सेक्स रेशियो में, एजुकेशन में, लिटरेसी में, सब में, अर्बनाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगले 20 सालों में सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरता है। और इसीलिए यदि कोई मुझसे कहे कि मिजो पीस मॉडल क्या है, तो मैं मिजो पीस मॉडल में 3-4 बातें कहूंगा। मिजो पीस मॉडल की पहली बात है, ठीक है, पॉलिटिकल विजडम, राजनीतिक समझ। दूसरी, और ये पॉलिटिकल विजडम दिखाई साइलो ने और गांधी ने, राजीव गांधी ने।
राजीव गांधी बहुत सारी चीजों के लिए जाने जा सकते हैं, लेकिन अपने कम समय में उन्होंने जो 2-3 बातें बहुत ताकतवर की थी या महत्वपूर्ण की थी, जिनको आप नकार नहीं सकते। एक, आप उनकी कंप्यूटर क्रांति को याद रखते हैं, आज उसी के थ्रू कोविड के दौर में आप तक चीजें पहुंच रही हैं। दूसरा, आप पंचायती राज को याद रखते हैं, आज भारत में हर समस्या का समाधान वहां तक जाता है। सो इन अ लिमिटेड फेज ऑफ टाइम, यदि हम किसी नेता के द्वारा किए गए बड़े कार्यों को देखें तो राजीव गांधी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, दे डिड फिनोमिनल वर्क इन स्पाइट ऑफ देयर इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म। तो राजीव गांधी ने एक और चीज, लोंगोवाल समझौता, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड एक बहुत बड़ा अकॉर्ड है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पीस के लिए राजीव गांधी के बाद किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि राजीव गांधी ने ही वो असम अकॉर्ड साइन करवाया जिसके तहत अभी एनआरसी की पृष्ठभूमि बनी है। राजीव गांधी ने ही मिजो अकॉर्ड साइन किया, है ना। और वही राजीव गांधी शांति सेना के लेवल पर अलग भी हैं। बहरहाल हम भटक जाएंगे। हम ये बोलें कि पॉलिटिकल विजडम जो साइलो ने दिखाई या राजीव गांधी ने दिखाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सेक्रीफाइस जो ललथनवाला ने दिखाया वो बहुत बड़ा है, ठीक। पॉलिटिकल लीडरशिप जो लाल डेंगा ने दिखाई वो बहुत बड़ी है। तो 3 बातें हैं, पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल सेक्रीफाइस, पॉलिटिकल लीडरशिप, और पॉलिटिकल सपोर्ट जो वहां की सिविल सोसाइटी ने दिखाया, जो वहां की महिलाओं ने दिखाया, जो वहां के युवाओं ने दिखाया। महिलाओं ने कहा कि हम अपने बच्चों को ऐसे जन्म देकर क्या करेंगे जब उनकी जीवन ही सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं का आगे आना, मिशनरीज का आगे आना, ये पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो 4 तरीकों से मिजो पीस मॉडल को आप बता सकते हैं, पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल सेक्रीफाइस, आपका पॉलिटिकल सपोर्ट, और एक और जो शब्द मैंने आपको कहा ये इसके अंतर्गत आएगा। ये मिजो पीस मॉडल है, उग्रवाद से शांति। लेकिन इन रीसेंट टाइम मिजोरम में फिर से असुरक्षा बढ़ रही है, और इस बार असुरक्षा बढ़ने के पीछे कारण है। जैसे देखो, पंजाब संपन्न हुआ तो उड़ता पंजाब हो गया, शराबखोरी में, ड्रग्स में। पंजाब के बाद जो दूसरा राज्य उड़ता यानी नशाखोरी के लिए बहुत चर्चित है वो मिजोरम है। आपकी जानकारी होगी कि मिजोरम गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, जिसमें थाईलैंड, बर्मा और लाओस का ड्रग कॉरिडोर आता है, और मिजोरम ड्रग पैसेज का काम कर रहा है। बांग्लादेश तक ड्रग्स भेजने के लिए, भारत तक ड्रग्स भेजने के लिए ये मिजोरम से होकर जाते हैं, और यहाँ सजातीय सीमाएं हैं, दोनों तरफ एक जैसी जनजातियां रहती हैं। तो मिजोरम में असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण इस समय, ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है, ड्रग ट्रैफिक हो रहा है, और यही ड्रग का पैसा फिर आप जानते हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में यूज होता है। दूसरी चीज, मिजोरम में अलगाववादी ताकतें बहुत प्रबल हो रही हैं। 2012, वही जो ताकतें पहले मिजोरम को कहती थी कि हमको अलग रहना है, तो वहां जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। मिशनरीज फिर से एंटी इंडिया एटीट्यूड अपना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। 2015 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन को आधार बनाते हुए देशज अधिकार कानून, द लॉ फॉर डोमेस्टिक पीपल राइट, देशज अधिकार कानून पारित किया है। और इस कानून के तहत, ये कानून स्थानीय लोगों को यह अधिकार देता है कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को रोक सकते हैं। तो इस देशज अधिकार कानून को 2015 में पारित करने के बाद मिजोरम की विधानसभा भारत के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा वहां वायुसेना को बनाना है, वहां पर बिजली घरों को बनाना है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल काम करना है, इनका विरोध कर रही है। यानी वहां सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बहुत गंभीरता से आ रही है। मिजोरम में एक जनजाति रहती है, हमर जनजाति, और ये पहले से ही मिजो अकॉर्ड के खिलाफ थी। ये अपने लिए अलग राज्य मांग रही है जिसका नाम है हमर रम। तो हमर रम या हमर लड़ाई, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है जो मिजोरम में दिखाई दे रही है। लेकिन मिजोरम का वर्तमान अशांति का या पिछले 10-15 सालों की अशांति का जो सबसे बड़ा संकट है वो है ब्रू संकट। और ब्रू संकट पिछले 2 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ब्रू प्रत्यार्पण या ब्रू की वापसी के रोड मैप से जुड़े बहुत सारी बातें हुई हैं, 2019-20 में हुई है। तो इसको हम एक अलग टॉपिक के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ब्रू क्राइसिस, ब्रू क्राइसिस क्या है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्रू जो है वो एक ट्राइब है जो मिजोरम और त्रिपुरा इन दोनों जगहों पर रहती है। ब्रू इज अ ट्राइब लिविंग एट 2 प्लेसेस, ठीक है। अब इस ट्राइब को त्रिपुरा में रेयांग कहते हैं और मिजोरम में इसको कहते हैं ब्रू। ये त्रिपुरा की 20+ ट्राइब में सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। 5 लाख के करीब इसकी आबादी है। कहां? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में ब्रू लोग पहले से भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? रेयांग। और ये एक डोमिनेंट ट्राइब है त्रिपुरा की पॉपुलेशन में, एक प्रभावी ट्राइब है त्रिपुरा की पॉपुलेशन, ठीक। अब हुआ ये कि 1995 में ये आपका जो मिजोरम है, इसके जो ऊपरी जिले हैं, एक का नाम है मोमित, ठीक है, ऊपरी जिला है, और दूसरे का नाम है कोलासिब। यहां पर कोलासिब, तो मोमित और कोलासिब जिलों में जहां पर बेसिकली ब्रू ट्राइब प्रोमिनेंट थी,
1995 के आसपास यहां पर मिजो जनजाति के द्वारा एक विरोध शुरू किया गया। ठीक है, यह विरोध यंग मिजो एसोसिएशन, मिजो स्टूडेंट यूनियन, यंग मिजो एसोसिएशन, मिजो स्टूडेंट यूनियन, इन संगठनों ने किया और इन्होंने मांग की दैट ब्रू आर नॉट द नेटिव मिजो पीपल। ब्रू जो है वो मिजोरम के स्थानीय लोग नहीं है और इसीलिए इन लोगों को भारत से या मिजोरम से बाहर कर दिया जाना चाहिए और यदि नहीं भी कर रहे हैं तो इनके वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। अब आप भारत में रह रहे किसी आदमी के वोटिंग राइट छीनने की बात करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनकी मांग के विरोध में ब्रू ने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एक आउटफिट बनाया। ये कहीं ना कहीं टेरर आउटफिट ही मान लीजिए, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और फिर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने ब्रू नेशनल यूनियन बनाई, जो इनका पॉलिटिकल विंग था, जो ब्रू अधिकारों की बात करता था। ठीक है, अब मिजो और इनके बीच संघर्ष शुरू हो गया। 1997 में एक मिजो फॉरेस्ट गार्ड की हत्या होती है। छोटी छोटी सी घटनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, जैसे अभी रिसेंटली 1 साल पहले मिजो और ब्रू पति पत्नी थे, तो पत्नी की हत्या हो जाती है और आरोप इसको कम्युनल, ये वाला एंगल, ट्राइबल एंगल दे दिया जाता है कि ये जनजातीय लड़ाई, मतलब पति पत्नी की हत्या कर दे, कुछ इस ढंग की घटना हुई थी, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली। बहरहाल 1997 में मिजो फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के दुष्परिणाम इतने घातक होते हैं कि ये मोमित कुलासिब क्षेत्र में 41 गांवों में लगभग 1400 घरों को जला दिया जाता है और लगभग 50,000 लोग डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? मिजो नवयुवकों के द्वारा। इस हिंसा से प्रभावित होकर 1997 में कोलासिब मोमित जिलों के जो मिजो लोग हैं वो त्रिपुरा चले जाते हैं। वो कहां चले जाएंगे? त्रिपुरा। और नॉर्दर्न त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कंचनपुर, पनीसागर, ये क्षेत्र हैं नॉर्दर्न त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। इन क्षेत्रों में 6 ब्रू शरणार्थी कैंप बनाए जाते हैं, जहां लगभग 37,000 ब्रू शरणार्थियों को रखा जाता है। लेकिन तात्कालिक रूप से तो शरणार्थियों को रख लिया, लेकिन इनके रहने खाने सबकी व्यवस्था, शरणार्थी कैंपों की व्यवस्था तब से चल रही है 1997। अब आप सोच लो 22 साल हो चुके हैं, 23 साल। पिछले 23 सालों से ब्रू प्रत्यार्पण की मांग शुरू होती है। अब ये बड़ा मजेदार चीज है। ब्रू जनजाति शरणार्थी नहीं है, शरणार्थी वो होता है जो बाहर से आए, लेकिन इनकी हालात शरणार्थियों से भी खराब है। ब्रू जनजाति की स्थिति वही है जो कश्मीरी पंडितों की है। हालांकि वो तो उसी राज्य में आकर बसे, जम्मू में कैंप में, इनको दूसरे राज्य में बसाया गया। ब्रू जनजाति को कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का उदाहरण, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग। और ये आंतरिक रूप से विस्थापित लोग त्रिपुरा में जाकर बसे और वहां पर जो पहले से हमने कहा रियांग नाम से उनके समुदाय वाले लोग रहते थे, उन्होंने उनकी मदद की। त्रिपुरा सरकार ने मदद की। माणिक सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो 90s के बाद लगातार 20-25 सालों तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी रिसेंटली तक। माणिक सरकार का गुड गवर्नेंस मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चकमा शरणार्थियों को भी प्रश्रय देते हैं। त्रिपुरा इन जनरल बिकम्स अ हब, लेकिन त्रिपुरा के पास अपने रिसोर्सेज का संकट है। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार ये कहती है कि भाई इनकी वापसी की बात की जाए, नहीं तो हमको कुछ पैसा वैसा दो इनको रखने के लिए। और अंततः 2009 में, 97 के बाद 12 साल हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, 2009 में ब्रू प्रत्यार्पण रोडमैप की शुरुआत होती है। ठीक है, ब्रू प्रत्यार्पण रोडमैप की शुरुआत होती है। 2009 से 8 चरणों में ब्रू जनजाति के लोगों को वापस त्रिपुरा में बसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन सारे प्रयासों में सिर्फ 5,000 लोग ही वापस जा पाते हैं, और वो भी जाकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सुरक्षा वहां नहीं है, हमारे रोजगार वहां नहीं है। यानी ब्रू प्रत्यार्पण रोडमैप विफल हो जाता है। ब्रू को वापस करने, त्रिपुरा मिजोरम वापस भेजने का निर्णय सरकार का असफल हो जाता है। ये 2009 से 2018 के बीच 8 चरण चलते हैं। 9th फेज 2019 में शुरू होता है। और ये फेज अलग से क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2019 में 9th फेज में, ठीक, जब वापसी की बात आती है तो हार्डली 210 लोग जाते हैं।
लेकिन इसी दौर में अब ब्रू का रिप्रेजेंटेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आ जाता है जिसका नाम है मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम। मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम, मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम। ये ब्रू जनजाति के वापसी से जुड़े मामलों में, ब्रू जनजाति के अधिकारों से जुड़े मामलों में सरकार से बातचीत करने वाला मंच है मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड ठीक पीपल फोरम। इस फोरम के साथ भारत सरकार लगातार बातचीत कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है और पहला समझौता एग्रीमेंट ठीक 2019 के करीब सामने आता है और फिर दूसरा समझौता 2020 का समझौता माना जाता है, यानी 2 समझौते इनके साथ किए जाएंगे। तो प्रारंभिक समझौता जो होता है वो 4 पार्टी एग्रीमेंट कहलाता है और 4 पार्टी एग्रीमेंट में यह तय होता है कि इसमें एक पार्टी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी कौन है, आपकी त्रिपुरा सरकार है, तीसरी पार्टी मिजोरम सरकार है और चौथी पार्टी है ये फोरम। इन 4 लोगों के बीच ये समझौता होता है कि अभी भी मिजोरम में लगभग 32,000 लोग त्रिपुरा में जो बसे हुए हैं उनको वापस मिजोरम भेजा जाएगा। ये पहला समझौता है, याद रखिएगा। 2 समझौते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला समझौता ये बोलता है कि 32,876 कुछ लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजने के बाद इनको 435 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज के तहत इनको प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए दिए जाएंगे जो 3 साल वहां लगातार रहने के बाद मिलेंगे। इनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। 2 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा और इसके अलावा 5,000 रुपए महीने भी 2 साल तक दिए जाएंगे। ये 4-5 बातें थी, ये समझिएगा। लेकिन इन सारी बातों के होने के बावजूद ये जो फोरम है ये पहले समझौते से बाहर चला जाता है, ठीक, क्योंकि उसका ये कहना था कि इसमें हमारी सुरक्षा की कोई बात नहीं कि मिजोरम हम गए और वहां मिजो जनजाति ने फिर हमको, दूसरा यहां आपने डिमार्केटेड एरिया नहीं बताया है कि हम कहां बसेंगे, आप कम से कम बताइए तो, ताकि हम ये देखें तो, लैंड वेरीफाई तो आप करिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां मिजो बाहुल्य तो नहीं है। तीसरा, इस समझौते में ये नहीं कहा गया है कि आप हम सबको एक साथ बसाएंगे, तो फिर आपने हमको छोटे छोटे टुकड़ों में मिजोरम में 10 जगह रख दिया तो मिजो फिर हमारा नरसंहार करेंगे, तो फिर हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा। फिर इनकी ये मांग थी कि यदि हम मिजोरम जा भी रहे हैं तो हमको 6th शेड्यूल के तहत एक ऑटोनोमस काउंसिल दे दी जाए। तो ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड थी, ठीक है। इनके द्वारा लैंड वेरिफिकेशन की मांग थी, इनके द्वारा ये मांग की गई थी कि हमको कॉन्सेंट्रेटेड रूप से बसाया जाए, हमें सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और सबसे बड़ी मांग जो मिजोरम के इस ग्रुप की थी वो ये थी कि 5 लाख तुरंत दो, 3 साल बाद तुमने दिए नहीं दिए। और इस तरीके से जो पहला ब्रू पीस एग्रीमेंट था वो फेल हो गया। इस एग्रीमेंट के फेल होने के बाद जो नया एग्रीमेंट आया है, और ये एग्रीमेंट इस साल क्या हुआ है, नोटिफाई हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, तो ये इसीलिए इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये भी 4 पार्टी एग्रीमेंट है। बदलाव जो हुआ है वो 2 स्तरों पर देखिए। अब 435 करोड़ की जगह 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, पॉइंट 1। दूसरी और सबसे बड़ी बात, अब मिजोरम में नहीं बसाया जाएगा, अब त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। तो नए एग्रीमेंट में अब 600 करोड़ रुपए देने की बात है, अब त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। अब 4 लाख रुपए आपको 2 साल में मिल जाएंगे, एफडी के रूप में रहेंगे, 2 साल में मिल जाएंगे। बाकी 5,000 रुपए 2 साल तक आपको मिलते रहेंगे। मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। यह भी कहा गया है कि 40 बाई 30 का एक प्लॉट गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, 2 साल तक राशन भी मिलता रहेगा। तो त्रिपुरा में ही बसाने को लेकर अब एग्रीमेंट हो गया है। और यह एग्रीमेंट अच्छा इसलिए है क्योंकि यदि ब्रू वापस जाते तो मिजो उनको लेने को तैयार नहीं है। तो यदि आपसे बोल रहे हैं कि रीसेंट ब्रू एग्रीमेंट के पक्ष में तर्क क्या है, तो आप ये कहेंगे कि चूंकि मिजो तैयार नहीं थे और त्रिपुरा के लोग तैयार थे, क्योंकि वो बोल रहे थे हमारे ही लोग हैं, बंगाली भाषी लोग हैं, हम रख लेंगे। तो ये अच्छा है कि आपने दोनों राज्यों की इच्छा से किया, वरना मिजोरम पर ये निर्णय लागू करने की दिक्कत होती। तो पॉजिटिव ये है कि ये त्रिपुरा की इच्छा से होने वाला निर्णय है। दोनों जगह अब जो सरकार है वो समरूप है, तो उनके बीच सहमति। लेकिन इसके विरोध में ये कहा जा रहा है कि यदि ये परंपरा हुई कि भाई आप किसी क्षेत्र से किसी माइनॉरिटी ग्रुप को हटा दीजिए और बाद में उस ग्रुप को भारत में कहीं और बसा दीजिए, तो अच्छा ये नहीं होता कि उनको उनका होमलैंड वापस दिया जाता। तो वी आर एस्टैब्लिशिंग अ रॉन्ग ट्रेडिशन बाय डूइंग दिस। और इसका रेप्लिकेशन, इसके प्रभाव आगे दिख सकते हैं। हो सकता है इससे माइनॉरिटी ग्रुप्स को डिस्प्लेस करने वाली ताकतें और प्रबल हो जाएं, ताकतवर हो जाएं। यह भी कहा जा रहा है कि इनके यहां बस जाने के बाद त्रिपुरा में इंटरनल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है, क्योंकि अब इनके जुड़ने के बाद यहां रेंगमा और ताकतवर जनजाति हो जाएगी, तो वहां की मूल जनजातियों के साथ इनका संघर्ष बढ़ सकता है। तो यही है ब्रू जनजाति का संकट, जो मिजोरम में अलग से क्वेश्चन बनकर पूछा जा सकता है। सो आफ्टर द वोलेटाइल स्टेट ऑफ Assam, Nagaland and Mizoram,
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट वोलाटाइल स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। ऐसा कहा जाता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा असंतोष और अशांति कहाँ दिखाई देती है, तो उस छोटे से राज्य में दिखाई देती है जिसका नाम है मणिपुर। यहाँ मणि शब्द ज्वेल, इसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जा सकता है, भारत का मोती कहा जाता है इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स ब्यूटी। इसे भारत में मिनरल फॉरेस्ट रिच स्टेट के तौर पर भी देखा जाता है। मिनरल में यहाँ पर लोकटक लेक और राली में ऑयल एंड नेचुरल गैस के भंडार हैं, फॉरेस्ट यहाँ बहुत संपन्न हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रल पावर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और इन सब के बावजूद ये कहा जाता है कि इसके कारण पर्यटन के लिहाज से, संसाधन के लिहाज से संपन्न ये राज्य नॉर्थ ईस्ट के सबसे विपन्न राज्यों में से क्यों है। और फिर से कह रहा हूं, रिसोर्स रिच पुअर स्टेट के तौर पर मणिपुर को देखा जाता है, और इसीलिए मणिपुर के असंतोष में कई बातें कही जा सकती हैं। ठीक, तो मणिपुर के असंतोष में एक बड़ा कारण वही विकास और उग्रवाद वाला विकासात्मक वंचना का है, और इस विकासात्मक वंचना को जिसने स्वर दिया है वो है जनजातीय आंतरिक संघर्ष। याद रखिएगा, जनजातियां आपस में तो कई जगह लड़ रही हैं, हमने नागालैंड में लड़ते देखा, हमने असम में लड़ते देखा, लेकिन सबसे ज्यादा जनजातियों की लड़ाई और जनजातियों से जुड़े आतंकी संगठनों की लड़ाई यदि कहीं दिख रही है तो वो दिख रही है मणिपुर। ठीक, तो मणिपुर के असंतोष को समझने के लिए यदि आप देखें तो मणिपुर को 1949 में मणिपुर रियासत का विलय भारत के अंतर्गत किया गया और इसे असम राज्य का हिस्सा बनाया गया। इस विलय का विरोध ही मणिपुर के लोगों ने लंबे समय तक किया। ठीक, मणिपुर में मैती डायनेस्टी मिलती थी। मैती आर बेसिकली इनिशियली दे आर मैती मुस्लिम्स, बाद में ये वैष्णव में कन्वर्ट भी इनमें से कुछ हुए तो मैती हिंदूज कहलाए। तो यहाँ मैती रियासत या मैती किंगडम डायनेस्टी राजवंश का शासन था, और इसका विलय जब भारत में किया गया तो इसका लोगों ने विरोध किया। ठीक है, आगे चलकर मणिपुर का राज्य दो हिस्सों में बंट गया। एक वैली रीजन, घाटी क्षेत्र, जहां मैती बहुसंख्यक रहते थे, जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 65% थी, इसको मैती मेजॉरिटी कहा जाएगा, और हिल एरियाज पर रहते थे आपके नागा और कुकी। ठीक है, नागा इज अराउंड 18%, कुकी इज अराउंड 15%, बाकी थोड़े बहुत इधर उधर के लोग होंगे। तो ये नागा और कुकी पहाड़ों पर रहने वाले लोग थे, और ये है डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मणिपुर। और यही मेन कारण है, मणिपुर में प्रश्न आएगा, मणिपुर के आंतरिक अशांति का कारण विकासात्मक वंचना से ज्यादा वहां जनजातीय विभाजन है। यहां वैली लेवल रीजन पर जो मैती समुदाय रहता है, जो मैती राजवंश से भी संबंध लेकर हमने बात की है, ये मैती समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के रूप में है, लेकिन इसे रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिला है, इसे ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है, पॉइंट 1। लेकिन नागा कुकी समुदाय जो है, इसे ट्राइब का दर्जा दिया गया है, तो लड़ाई का पहला कारण मिल गया। तो मणिपुर की लड़ाई बेसिकली ट्राइब नॉन ट्राइब की लड़ाई है, जहां मेजॉरिटी मैती समुदाय को लगता है कि माइनॉरिटी जो नागा कुकी समुदाय हैं, उनके द्वारा सरकारी पदों पर, ठीक है ना, इन पर नियंत्रण कर लिया गया है। रिजर्वेशन के लाभ उठाकर वो शिक्षा में, शिक्षण संस्थाओं में, रोजगार में बहुत आगे निकल गए हैं। मैती असंतोष इसी का कारण है। दूसरा समस्या समझिए, नागा कुकी रीजन में इनर लाइन परमिट या स्थानीय अधिकार लागू हैं, लैंड राइट्स लागू हैं, यानी मैती समुदाय के लोग नागा कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन नागा कुकी मैदानी भागों में आकर जमीन खरीद सकते हैं। यानी ना सिर्फ ट्राइबल का दर्जा देने में भेदभाव है, बल्कि इनके अधिकारों में भी अंतर किया गया है। नागा कुकी मणिपुर में कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैती समुदाय को खरीदने से रोका गया है। तो बेसिकली मणिपुर के संकट के पीछे मूल कारण मैतियों की अनदेखी है, जो मेजॉरिटी है। जैसे भारत के संदर्भ में कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को ताक पर रख दिया गया, तो मणिपुर में कहते हैं कि नागा ट्राइबल को क्या कहेंगे, तुष्टीकरण के लिए मेजॉरिटी मैती पीपल के साथ अन्याय किया गया। और इसी अन्याय के कारण एम विश्वेश्वर नाम के व्यक्ति एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनाएंगे, जो मणिपुर की सबसे कुख्यात आतंकी संगठन होगी। बहरहाल यदि हम यहां पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में असंतोष का प्रमुख कारण हमने बताया, और ये पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला विकासात्मक वंचना है, और दूसरा जनजाति बनाम गैर जनजाति क्या है, विवाद है। यहां एक तीसरा एंगल भी आ जाता है। Naga and Kuki tribe are Christian tribes, whereas Meiteis are either Hindus or Muslim. So there is a fight between Hindu versus Christian and Muslim versus Christian, or Christian versus both,
तो नागा और कुकी क्रिश्चियंस मतलब वो हैं और बाकी दूसरे हैं। तो यहाँ की लड़ाई में इकोनॉमिक एंगल भी है, यहाँ की लड़ाई में डेमोग्राफिक एंगल भी है, यहाँ पर एंगल में लड़ाई में मैती का अनदेखी भी है, और यहाँ की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक कम्युनल एंगल भी है, और ये सब मणिपुर में संकट का कारण है। इसके बाद मणिपुर में संकट का जो अगला कारण आपको उभर कर सामने दिखाई देता है वो है जनजातियों की आपसी लड़ाई। कुकी कुकी लैंड मांग रहा है, नागा नागालैंड मांग रहा है, और दोनों के जिले एक ही हैं। तो या तो ग्रेटर नागालैंड में वो जिले जाएंगे, वरना कुकी लैंड में जाएंगे। तो नागा कुकी की लड़ाई भी आपस में है। तो नागा कुकी आपस में मिलकर मैती से लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, नागा कुकी आपस में भी लड़ रहे हैं, और ये भी संघर्ष का एक कारण है। ठीक, हाल के दिनों में या पिछले 5 सालों में मणिपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे असंतोष बहुत तेजी से उभरा है। इसमें पहला था इनर लाइन परमिट का मामला। मणिपुर का यह कहना था कि भाई आपने बहुत सारे राज्यों को जो है एक तरीके से इनर लाइन परमिट दिया हुआ है, आपने अरुणाचल प्रदेश को दिया हुआ है, नागालैंड को दिया हुआ है, मिजोरम को दिया हुआ है। तो यदि आपने ये इधर वाली पट्टी में अरुणाचल प्रदेश को दिया है, नागालैंड को दिया है और मिजोरम को दिया है, तो हम में क्या समस्या है? हमको भी दे दो, हम भी तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हम भी तो माइनॉरिटी ट्राइब हैं, तो हमको भी इनर लाइन परमिट का सीधा मतलब होता है एक इंटरनल ट्रेवल वीजा। मैं अलग से बात कर लूंगा। तो इनर लाइन परमिट की मांग मणिपुर में गंभीर रूप से उठती रही है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो एक इनर लाइन परमिट का मामला भी है जो संकट का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। इसके अलावा 2016 में आर्थिक नाकेबंदी की समस्या भी देखी गई। अब यह समस्या क्या थी? हुआ ये कि 2016 में मणिपुर विधानसभा ने एक बिल पारित करके 7 नए जिलों का निर्माण कर दिया, जिनमें से 5 नागा बहुल्य जिले थे। अब जो नागा आंदोलन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है और यूनाइटेड नागा काउंसिल है, वहां पर उन्होंने ये कहा कि एक षड्यंत्र है ग्रेटर नागालैंड के सपने को रोकने का। मणिपुर को डर है कि नागा बहुल क्षेत्र कहीं ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा ना बन जाए, इसलिए वो हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने नए जिलों का निर्माण किया है। और इसलिए नए जिलों के विरोध को लेकर उन्होंने नेशनल हाईवे 2 एंड 37 को ब्लॉक कर दिया, जिससे वहां आने वाली रसद वगैरह सब रुक गई और वो मतलब भारत से आइसोलेट हो गया। इसे ही आर्थिक नाकेबंदी कहते हैं। ये समय समय पर मणिपुर में होती रहती है, तो ये भी चिंता का एक कारण है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि मणिपुर में इस समय सबसे ज्यादा टेरर गुट या आतंकी गुट क्या है, काम कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेरर गुट। और मणिपुर में बढ़ते हुए आतंकी संगठनों की संख्या को देखते हुए ही यहां पर आफ्स्पा लगाया गया, और इसी आफ्स्पा की कहानी मणिपुर की एक महिला के चेहरे में पूरे देश को दिखती है, जिनका नाम है इरोम शर्मिला, जिन्होंने 2000 से 2016 तक लगातार आमरण अनशन किया मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों से आफ्स्पा को। अब आफ्स्पा क्या है हम अलग से बात कर सकते हैं, आफ्स्पा को हटाने के लिए। तो कुल मिलाकर मणिपुर के संकट में बहुत सारे कारण हैं। डेवलपमेंटल डेप्रिवेशन है, नागा कुकी वर्सेस मैती है, मैती की अनदेखी है, नागा और कुकी का आपस में संघर्ष है, इनर लाइन परमिट का मामला है, नए जिलों के निर्माण के बाद आर्थिक नाकेबंदी है, और उसके अलावा हमने कहा जो वहां पर सैन्य कानून